370 हटा चुके थे, राम मंदिर का रास्ता साफ कर चुके थे, दिल्ली की सत्ता पर पकड़ बना चुके थे। लेकिन भारत के नक्शे पर एक राज्य अब भी उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था, बंगाल। एक ऐसा बंगाल जहां बीजेपी रैलियों में भीड़ जुटाती थी, स्लोगन्स गूंजते थे, बूथ वर्कर्स जमीन पर मेहनत करते थे, लेकिन सत्ता के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते एक दीवार सामने खड़ी हो जाती थी, ममता बनर्जी। दिल्ली में स्ट्रैटेजी बनती थी, कोलकाता में रैलीज होती थी, नॉर्थ बंगाल से लेकर नंदीग्राम तक बीजेपी अपना नेटवर्क फैलाती थी, लेकिन हर बार आखिरी सवाल वही रहता था, बंगाल में ममता को हराया कैसे जाए। क्योंकि ममता बनर्जी कोई ऑर्डिनरी रीजनल लीडर नहीं थी, वो वही नेता थी जिन्होंने 34 साल पुराने लेफ्ट रूल को गिराया था, वही नेता जिसने मां, माटी, मानुष को बंगाल की पॉलिटिक्स का इमोशनल पासवर्ड बना दिया था, वही नेता जिसने 2021 में बीजेपी की पूरी ताकत के सामने खड़े होकर कहा था, खेला होबे। और सच कहें तो 2021 में खेला हुआ भी था। बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ममता ने बंगाल अस्मिता, वेलफेयर स्कीम्स और एंटी आउटसाइडर नैरेटिव से बीजेपी को रोक दिया। मोदी शाह की इलेक्शन मशीन पहली बार बंगाल में सत्ता के बेहद करीब आकर भी बाहर रह गई। लेकिन अमित शाह जैसे संगठन वाले नेता हार को सिर्फ डिफीट नहीं मानते, वे उसे डेटा की तरह पढ़ते हैं। कौन सा बूथ हारा, किस डिस्ट्रिक्ट में वोटर डर गया, कहां टीएमसी का लोकल नेटवर्क मजबूत था, कौन सा कम्युनिटी ग्रुप स्विंग कर सकता है, कौन सा इशू बंगाल की हवा बदल सकता है। 2021 के बाद बीजेपी ने बंगाल को मैप की तरह नहीं, एक्सरे की तरह पढ़ना शुरू किया, और इसी एक्सरे में बीजेपी को 3 फ्रैक्चर्स दिखाई दिए, करप्शन, क्राइम गवर्नेंस और फियर। पहला फ्रैक्चर था करप्शन का। बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम ने यूथ के दिल में गुस्सा भर दिया था। टीचर जॉब बंगाल में सिर्फ नौकरी नहीं होती, सम्मान होती है। एक मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चे को कोचिंग भेजता है, माँ ज्वेलरी बेचती है, पिता सेविंग्स तोड़ता है, बच्चा रात रात भर पढ़ता है, और फिर अगर उसे लगे कि मेरिट से ज्यादा पैसा और नेटवर्क चल रहा है तो उसका भरोसा सिर्फ एग्जाम सिस्टम से नहीं, पूरी सरकार से टूटता है। जब पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई, जब अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से कैश रिकवरी की तस्वीरें सामने आईं, जब नोट काउंटिंग मशीन्स टीवी स्क्रीन पर दिखीं, तो बीजेपी को अपना सबसे बड़ा विजुअल मिल गया। बीजेपी ने हर रैली में पूछा, बंगाल के यूथ को जॉब नहीं मिली, लेकिन नेताओं के करीबियों के घरों में कैश कैसे मिला? टीएमसी ने जवाब दिया, यह सेंट्रल एजेंसीज का पॉलिटिकल मिसयूज है। बीजेपी बदला ले रही है, लेकिन पब्लिक मेमोरी में इमेज सेट हो चुकी थी। सड़क पर बेरोजगार कैंडिडेट और टीवी पर कैश बंडल्स, ये कॉन्ट्रास्ट ममता गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे बड़ा वेपन बन गया। दूसरा फ्रैक्चर था क्राइम गवर्नेंस का। संदेश खाली बंगाल पॉलिटिक्स का एक ऐसा चैप्टर बना जिसने ममता की विमेन सेंट्रिक इमेज को चोट पहुंचाई। शेख शाहजहां जैसे सस्पेंडेड टीएमसी स्ट्रॉन्गमैन पर एलिगेशंस, ईडी टीम पर अटैक, फरारी, गिरफ्तारी, सीबीआई एक्शन, सबने एक सवाल को हवा दी, क्या बंगाल में लोकल नेता कानून से ऊपर हो गए थे? बीजेपी ने संदेश खाली को सिर्फ एक लोकल इंसिडेंट नहीं बनने दिया, उसे एक सिंबल बना दिया। लोकल दबंग, पार्टी प्रोटेक्शन, विमेन फियर और पुलिस डिले का सिंबल। और ये ममता के लिए सबसे खतरनाक जगह थी, क्योंकि ममता की पॉलिटिक्स की सबसे मजबूत दीवार विमेन वोटर्स थी। लक्ष्मीर भंडार हो, कन्याश्री हो, रूपश्री हो, ममता ने घर की महिलाओं से डायरेक्ट इमोशनल कनेक्ट बनाया था। लेकिन बीजेपी ने पूछा, खाते में पैसा आया ठीक है, पर क्या गांव की महिला सुरक्षित है? फिर आया आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस, एक ट्रेनी डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी पर, और फिर पूरा बंगाल सड़कों पर। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में उतरे, स्टूडेंट्स कैंडल लेकर निकले, विमेन ग्रुप्स ने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट तक कंसर्न पहुंचा, और ममता गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई। ममता जस्टिस की बात कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने वही लाइन उठाई जिसने कैंपेन का मूड बदल दिया। जब पुलिस, हेल्थ और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, तो जस्टिस मांग किससे रही है? ये लाइन बीजेपी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल अटैक नहीं थी, ये ममता की मॉरल अथॉरिटी पर सीधा वार था। तीसरा फ्रैक्चर था फियर। बंगाल में इलेक्शन सिर्फ वोट का खेल नहीं होता, यहां बूथ तक पहुंचना भी पॉलिटिक्स है। किस गांव में किस पार्टी का दबदबा है, किस वर्कर को धमकी मिली, किस फैमिली ने चुपचाप वोट किया, कौन ओपनली बोल सकता है और कौन नहीं। बीजेपी ने इस साइकोलॉजी को समझा। अमित शाह की स्ट्रैटेजी यहीं से शुरू हुई। बीजेपी ने वर्कर को कहा, इस बार अकेले नहीं हो। वोटर को कहा, बूथ तक जाओ। सेंट्रल फोर्सेस, बूथ मैनेजमेंट, पन्ना लेवल कॉन्टैक्ट, लोकल कमिटीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ग्राउंड इंटेलिजेंस, बंगाल को एक डिसिप्लिन्ड इलेक्शन मशीन में बदला गया। मोदी रैलीज में बिग पिक्चर देते थे, करप्शन फ्री बंगाल, डेवलपमेंट, जॉब्स, सेफ्टी, नेशनल इंटीग्रेशन। शाह ग्राउंड पर बैटल प्लान कसते थे, बूथ, काडर, क्लस्टर, सीट, कैंडिडेट, डिस्ट्रिक्ट।
और फिर बीजेपी को वो लोकल फेस मिला जिसने ममता की पॉलिटिक्स को अंदर से पढ़ा था, सुवेंदु अधिकारी। सुवेंदु कोई बाहर से आया हुआ चेहरा नहीं थे, वो ममता कैंप का हिस्सा रह चुके थे। नंदीग्राम की मिट्टी, रूरल बंगाल की लैंग्वेज, टीएमसी की लोकल मशीनरी, ममता की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सब जानते थे। इसलिए बीजेपी के लिए सुवेंदु सिर्फ लीडर नहीं, बंगाल का इंटरनल मैप थे। यहीं से मोदी शाह सुवेंदु ट्रायंगल बना। मोदी ने बंगाल को नेशनल मिशन बनाया, शाह ने उसे ऑर्गेनाइजेशन मिशन बनाया, सुवेंदु ने उसे पर्सनल पॉलिटिकल बैटल बनाया। ममता के सामने अब सिर्फ बीजेपी नहीं थी, सामने दिल्ली की ताकत, बूथ की मशीन और बंगाल के अंदर से निकला चैलेंजर, तीनों एक साथ खड़े थे। लेकिन ममता भी कम अनुभवी नहीं थी। उन्होंने फिर वही ओल्ड फॉर्मूला उठाया, बंगाल आइडेंटिटी। उन्होंने कहा बीजेपी आउटसाइडर है, दिल्ली बंगाल को कंट्रोल करना चाहती है। उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स को अपना शील्ड बनाया, विमेन वोटर्स को याद दिलाया कि पैसा किसने दिया, माइनॉरिटीज को वार्निंग दी कि बीजेपी आएगी तो पॉलिटिक्स बदल जाएगी। लोकल टीएमसी नेटवर्क ने ग्राउंड पर अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन 2026 तक वोटर का सवाल बदल चुका था। वो पूछ रहा था, आइडेंटिटी ठीक है लेकिन जॉब कहां है, स्कीम ठीक है लेकिन सेफ्टी कहां है, बंगाली प्राइड ठीक है लेकिन इंडस्ट्री कहां है, दीदी ठीक है लेकिन उनके नीचे का सिस्टम कौन चलाता है। बीजेपी ने इसी मूड को पकड़ लिया। उसने ममता को पर्सनल पॉपुलैरिटी से नहीं, गवर्नेंस फटीग से हराया। कैंपेन में बीजेपी ने एक सीधा नैरेटिव बनाया, टीएमसी अब मूवमेंट नहीं नेटवर्क बन गई है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें लोकल लीडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, पुलिस प्रेशर, रिक्रूटमेंट एलिगेशंस, कट मनी और सिंडिकेट कल्चर एक साथ जुड़ गए हैं। ये नैरेटिव लीगली हर केस में प्रूव हुआ या नहीं, ये अदालत का विषय है। लेकिन इलेक्शन में परसेप्शन भी पॉलिटिक्स होता है, और बंगाल में परसेप्शन बन गया कि ममता अब वही सिस्टम बन चुकी हैं जिससे लड़कर आई थी। 2011 में ममता चेंज थी, 2026 में बीजेपी ने खुद को चेंज बना दिया। और फिर वोटिंग का फेज आया, बूथ्स पर लाइंस लगी, साइलेंट वोटर्स निकले, विमेन वोटर्स दो हिस्सों में बटी दिखी, कुछ वेलफेयर के साथ, कुछ सेफ्टी और एंगर के साथ। यूथ में रिजेंटमेंट साफ था। टीएमसी का ट्रेडिशनल बेस अब भी स्ट्रांग था, लेकिन बीजेपी ने एंटी टीएमसी वोट को कंसोलिडेट कर दिया। काउंटिंग डे ने सब साफ कर दिया। ईसीआई नंबर्स में बीजेपी 207 सीट्स तक पहुंच गई, टीएमसी 80 पर सिमट गई। बंगाल की 294 सीट असेंबली में ये सिर्फ मेजॉरिटी नहीं थी, ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। मोदी और शाह का वो सिरदर्द फाइनली टूट चुका था। जिस बंगाल ने 2021 में बीजेपी को रोक दिया था, उसी बंगाल ने 2026 में बीजेपी को पहली बार सत्ता दे दी। और सबसे बड़ा सिंबॉलिक ट्विस्ट, चीफ मिनिस्टर बने सुवेंदु अधिकारी, वही सुवेंदु जो कभी ममता की पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। पॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे गहरा वार बाहर से नहीं आता, वो उसी कैंप से आता है जहां कभी भरोसा रखा गया था। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुवेंदु अधिकारी ने ओथ लिया, मोदी मौजूद थे, शाह मौजूद थे। बीजेपी वर्कर्स के लिए यह सिर्फ शपथ नहीं थी, दशकों के आइडियोलॉजिकल मिशन की विक्ट्री थी। बंगाल, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पॉलिटिकल मेमोरी बीजेपी आरएसएस इमेजिनेशन में हमेशा खास रही, अब पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर था। लेकिन इस विक्ट्री के पीछे सिर्फ मोदी शाह की स्ट्रैटेजी नहीं थी, ममता की मिस्टेक्स भी थीं। ममता ने लेफ्ट को इसलिए हराया था क्योंकि जनता कैडर राज से थक गई थी। लेकिन टीएमसी पर भी कैडर स्टाइल कंट्रोल के आरोप लगने लगे। ममता ने करप्शन के खिलाफ जनता को मोबिलाइज किया था, लेकिन उनके शासन में रिक्रूटमेंट स्कैम जैसे इश्यूज ने यूथ का ट्रस्ट तोड़ा। ममता विमेन एम्पावरमेंट की सिंबल थी, लेकिन संदेश खाली और आरजी कर जैसे केसेस ने विमेन सेफ्टी पर उनके मॉडल को चैलेंज किया। ममता ने बंगाली आइडेंटिटी से बीजेपी को रोका था, लेकिन 2026 में वोटर्स ने आइडेंटिटी से आगे गवर्नेंस मांग लिया। यही बीजेपी की असली जीत थी। उसने ममता को उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स पर चैलेंज किया, विमेन, रूरल नेटवर्क, लोकल कंट्रोल और एंटी दिल्ली इमोशन। मोदी ने कहा बंगाल को डेवलपमेंट चाहिए, शाह ने कहा बंगाल को ऑर्गेनाइजेशन से जीतो, सुवेंदु ने कहा बंगाल को ममता के अंदरूनी सिस्टम से मुक्त करो, और वोटर ने कहा इस बार चेंज चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीजेपी की विक्ट्री जितनी बड़ी है, उसका टेस्ट भी उतना ही बड़ा है। अब बीजेपी को प्रूव करना होगा कि करप्शन के खिलाफ एक्शन रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं बनेगा। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब सिर्फ ऑपोजिशन पर प्रेशर नहीं होगा, पॉलिटिकल वायलेंस का साइकिल सच में टूटेगा। विमेन सेफ्टी स्लोगन से निकलकर पुलिस स्टेशंस, हॉस्पिटल्स और गांवों तक पहुंचेगी। जॉब्स और इंडस्ट्री के प्रोमिसेस जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि बंगाल ने बहुत गवर्नमेंट देखी हैं। कांग्रेस देखी, लेफ्ट देखा, टीएमसी देखा, अब बीजेपी की बारी है। बंगाल किसी को परमानेंट मैंडेट नहीं देता। बंगाल पहले उम्मीद देता है, फिर सवाल पूछता है, और जवाब ना मिले तो कुर्सी खींच लेता है। ममता बनर्जी की कहानी इसलिए ड्रामेटिक है क्योंकि उनका राइज भी हिस्टोरिक था और फॉल भी हिस्टोरिक। उन्होंने लेफ्ट का किला तोड़ा, गरीबों और महिलाओं को पॉलिटिकल सेंटर में रखा, दिल्ली की ताकत को चैलेंज किया। लेकिन सत्ता की सबसे बड़ी बीमारी यही है,
वो धीरे धीरे आंदोलन को सिस्टम में बदल देती है। और जब सिस्टम जनता से दूर हो जाए तो जनता नया आंदोलन ढूंढ लेती है। 2026 में मोदी शाह ने बंगाल को सिर्फ चुनाव में नहीं जीता, उन्होंने ममता की पॉलिटिक्स की 3 दीवारें तोड़ी, फियर, वेलफेयर डिपेंडेंस और आइडेंटिटी शील्ड। लेकिन अब सवाल बीजेपी से है, क्या वो बंगाल को सिर्फ जीत का ट्रॉफी बनाएगी या गवर्नेंस का मॉडल? क्या कोलकाता फिर इंडस्ट्री और आइडियाज का सेंटर बनेगा? क्या बंगाल का यूथ बाहर जाने के बजाय घर में करियर बनाएगा? क्या पॉलिटिकल वर्कर बिना डर के पार्टी बदल सकेगा? क्या महिला बिना डर के हॉस्पिटल, कॉलेज और गांव की गलियों में चल सकेगी? क्या रिक्रूटमेंट लिस्ट पर भरोसा लौटेगा? क्योंकि मोदी शाह ने बंगाल जीत लिया है, लेकिन बंगाल को बदलना अभी बाकी है, और यही 2026 की असली कहानी है। एक तरफ ममता का 15 साल पुराना किला गिरा, दूसरी तरफ बीजेपी का सबसे बड़ा अधूरा मिशन पूरा हुआ, लेकिन तीसरी तरफ बंगाल खड़ा है, हाथ बांधे, आंखों में सवाल लिए, क्योंकि बंगाल की मिट्टी बहुत देर तक चुप रह सकती है, लेकिन जब वो करवट लेती है तो सिर्फ सरकार नहीं बदलती, पूरा इतिहास नया पेज खोल देता है। आपको क्या लगता है, मोदी शाह ने बंगाल में सच में गवर्नेंस चेंज का रास्ता खोला है, या ये सिर्फ ममता सरकार के खिलाफ जमा हुआ गुस्सा था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक कहानियां चलती रहेंगी।